हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि रामायण में लिखी हुई कई ऐसी बातें हैं जिससे आप उसे काल्पनिक साबित करती हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, जो रामायण को काल्पनिक साबित करता है वह राम का जन्म। राम के जन्म को लेकर ही सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा को रखते हैं और अलग अलग तारीख बताते हैं। उनका जन्म स्थान अलग अलग बताते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण को प्रकाशित करने वाले अनुपादक व संस्थापक आचार्य जगदीश का मानना है कि राम का जन्म 1,81,49,000 वर्ष पहले हुआ था। वहीं पर दूसरे लोगों का मानना है कि राम का जन्म 9,020 में हुआ था। किसी किसी का मानना है राम का जन्म 7,020 में हुआ था और कुछ लोगों ने तो इस तरह की बातें करके राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी में अयोध्या में बताया है। लेकिन सत्य तो यह है दोस्तों, कोई भी एक डेट नहीं बता सकता है। जितने भी रामायण आप पढ़ेंगे उन सभी रामायणों में राम का जन्म अलग अलग डेट में बताया गया है। आजकल कुछ विद्वान तो ऐसे भी हैं जो राम का जन्म 15 नवंबर 1792 ईस्वी में बताया गया है। कुछ कहा ही नहीं जाता है। राम के जन्म को लेकर के कोई भी एक साक्ष्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे राम के जन्म के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता हो। लेकिन वहीं पर इतिहासकारों और वैज्ञानिक लोग यह दावा करते हैं कि भारत में 4000 ईस्वी पूर्व कोई भी नगरी, कोई भी सभ्यता नहीं थी। आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिला जिससे राम के होने का और उनके राजमहल होने का किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। यहाँ तक कि राम का नगर अयोध्या बताया जाता है, वह अयोध्या भी पहले साकेत हुआ करता था और अयोध्या में राम से जुड़ी हुई एक कील तक नहीं मिली है। रामायण के अनुसार राम का जन्म खीर खाने से और नृत्य करने से हुआ बताया गया है, क्योंकि जन्म हो जाएगा। यह बिल्कुल हवाई बात है। यहीं पर सीता के जन्म को भी इसी तरीके से बताया गया है। सीता का जन्म हल जोतने से हुआ है, किसी ने मटकी से हुआ बताया है। सभी प्रकार के अवैज्ञानिक तथ्य दिए जाते हैं जो कि किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं हो सकता है। इसलिए न तो कोई राम के जन्म का कोई प्रमाण मिलता है, न ही सीता के जन्म का कोई प्रमाण मिलता है, न ही उसके द्वारा चलाया गया हथियार, भाला, त्रिशूल कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है जो राम के होने का प्रमाण मिलता हो, राम का अस्तित्व बताता हो। इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अगर हमारे देश में कुछ मिला तो वह भारत में तमाम लोगों ने हुकूमत किया। भारत कई लोगों का गुलाम रहा। जिंदा लोगों से लेकर के मुर्दों लोगों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता तक मिला। मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता तक मिला है। लेकिन राम के नाम से जुड़ी हुई भारत में एक ईंट तक नहीं मिली है। तो राम के होने का प्रमाण कोई कैसे दे सकता है? बिना किसी वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना राम को मानना बिल्कुल ही मूर्खता है। अब दूसरा तथ्य है जो कि रामायण को काल्पनिक और झूठा साबित करता है। रामायण में लिखा गया है कि सोने की लंका थी और लंका को हनुमान जी ने जला दिया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि सोना एक ठोस वस्तु होता है जिसको पिघलाने के लिए जो गलनांक होता है वह 1066 सेल्सियस होता है। जब 1066 सेल्सियस तापमान दे करके सोने को पिघलाया जाता है तो अब बताइए कि
श्रीलंका में जब सोने की लंका को गलाया पिघलाया गया होगा तो टेम्परेचर 1066 सेल्सियस से ऊपर रहा होगा, तभी सोने की लंका जली होगी। अब आप ही बताइए कि जब उस टेम्परेचर से सोने की लंका जलाई गई, पिघलाई गई, तब वहाँ के लोग कैसे बच सकते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसे बच सकती है। लेकिन इसका प्रमाण श्रीलंका में आज तक नहीं मिला है। कोई ऐसा शख्स नहीं मिला है कि श्रीलंका में कोई रावण नाम का कोई राजा था, और श्रीलंका इस बात को पूरी तरह से काल्पनिक कहता है, इस बात को खारिज कर चुका है, और श्रीलंका एक बौद्ध राष्ट्र है। और इसी में एक दूसरी बात है कि 100 साल पहले श्रीलंका का नाम लंका था ही नहीं। लंका एक टापू था और वहाँ पर कबीला हुआ करता था, इसलिए सोने की लंका की कल्पना कर पाना ही मूर्खतापूर्ण है। कहीं से भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि लंका सोने की थी, और वहाँ पर कोई रावण नाम का राजा भी हुआ करता था। दोनों रामायण को झूठा साबित करने के लिए जो तीसरा कारण है वो है हनुमान के द्वारा सूर्य को निगलना बताया जाता है कि बाल अवस्था में हनुमान उठ करके आसमान में गए थे और सूरज को उन्होंने निगल लिया था। साथियों, आज विचार कीजिए, जो सूरज की पृथ्वी की दूरी से वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और टेम्परेचर उसका 6000 सेल्सियस है। जब पृथ्वी पर टेम्परेचर 40 से ऊपर हो जाता है तो लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि गर्मी से घबराहट हो जाता है और लोग पंखा और कूलर का उपयोग करने लग जाते हैं। ठंडी जगहों की व्यवस्था करने लगते हैं जहां पर वो उस गर्मी से बच सके, और उन परिस्थितियों में हनुमान के द्वारा बिना किसी संसाधन के 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर जाकर के 6000 सेल्सियस के सूर्य को निगलना, यह एक बच्चों की कहानी की तरह है। सूर्य, चांद, पृथ्वी और तमाम प्रकार की चीजें हैं, वह पूरे विश्व को दिखाई देती है। तो क्या सूर्य को जब हनुमान ने निगल लिया तब सिर्फ भारतवासियों ने ही सूर्य को देखा? क्या सूर्य को निगलते हुए विश्व की किसी और देश ने नहीं देखा था, या इन मनुवादियों का एक अलग सूर्य था? इसलिए यह प्रमाणित होता है कि सूर्य को निगलना एक काल्पनिक कहानी है, तो रामायण कैसे सच हो सकती है। दोस्तों, रामायण को झूठा साबित करने के लिए जो चौथा कारण है वह रामायण में जिस तरीके से लिखा गया है कि पत्थर पानी में तैरता था, जंगली जानवर लोगों की तरह लोगों से बात करते थे, और एक पुष्पक विमान होता था, जानवर हवा में उड़ते थे, यानी कि तमाम ऐसी बातें लिखी गई है जो कि कहीं से भी किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं हो सकती, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुष्पक विमान की बात की गई है कि पुष्पक विमान हुआ करता था। जिस भारत में मनुवादी ब्राह्मणवादी आज तक एक कील का निर्माण नहीं कर पाए हैं, वह लोग पत्थर को पानी में तैरा देते थे। यह मजाक नहीं है तो क्या है? अगर भारत में मनुवादियों ने किसी प्रकार का आविष्कार किया है तो वह आविष्कार किया है ढोंग का, पाखंड का, भूत का, पिचास का, जातिवाद का, छुआछूत का, भेदभाव का, ऊंच नीच का, अछूत का, अस्पृश्य का। इसके सिवाय इन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया है। दोस्तों, रामायण को झूठा साबित करने के लिए पांचवा कारण है, यह एक महत्वपूर्ण कारण है, कानूनी कारण है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बात हो रही है वह हवाई में नहीं हो रही है। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है चच्ची रामायण। चच्ची रामायण में पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने रामायण का भंडाफोड़ किया है, पूरी रामायण को मिथ्या और झूठ और काल्पनिक साबित किया है। पेरियार रामास्वामी की लिखी हुई किताब पर रोक लगा दिया था, यह कहकर कि धार्मिक भावना आहत कर दी है, इसलिए इस किताब को बैन किया जाए, जिसको बाद में हाईकोर्ट द्वारा ललित सिंह यादव जी ने मुकदमा दर्ज किया और उस केस को जीत करके चच्ची रामायण को सच्चा साबित किया और कोर्ट ने रामायण को काल्पनिक साबित किया।
दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।